Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well and studies and preparations for law have started. FR SFM audit जैसा था, अच्छा था, बुरा था, सब कुछ भूल जाओ. Complete laser like focus on law. In this particular video, I am targeting the most critical points for CA final law for all the chapters, company law, economic laws. प्लीज ध्यान रखना, ये सारा का सारा कंपाइलेशन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है. बहुत ही मतलब 99 परसेंटाइल वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा डाउट्स आए थे या फिर एमसीक्यूज में गलतियां हुई थी, वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं. Along with this, you have to refer to the community tab of our channel, जहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पोस्ट करूंगा that you have to see along with this. ठीक है, तो प्लीज आई होप द स्कोप इज क्लियर कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं कवर कर रहा मैं, वो तो फिर 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी. और जो जो वन डे रिवीजन के लिए मैं टॉपिक्स अपलोड कर रहा हूं, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लूंगा, स्ट्रेस दे दूंगा. लेकिन यहां पे फोकस है सिर्फ एक या दो वो वाले पॉइंट्स जो आपको भूलने नहीं है फॉर एवरी चैप्टर, और आपके गलती होने के चांसेस वहां पे सबसे ज्यादा होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. दिस पीडीएफ इज अवेलेबल इन योर डिस्क्रिप्शन, आपको मिल जाएगा, तो उसको सेव कर लेना. प्रिंट वगैरह में अभी टाइम मत वेस्ट करना, 1-1.5 दिन है हमारे पास. स्टार्ट करें. हाँ सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीएफएनएल लॉ, प्लीज इग्नोर दिस वाटरमार्क. ये सॉफ्टवेयर रिन्यूअल का कुछ इशू आया था, तो इसको इग्नोर करो, पॉइंट्स पे ध्यान दो. हमारे लॉ में हम जब नेशनल हॉलिडे बोलते हैं, वी मीन 3 डेज. 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त. संडे इज अ पब्लिक हॉलिडे, इट इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे. हेंस इफ आई वांट टू कीप माय बोर्ड मीटिंग ऑन अ संडे, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट एडजर्न बोर्ड मीटिंग ड्यू टू वांट ऑफ कोरम सेक्शन 174 सबसेक्शन 4 वो संडे को नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना. एग्जामिशंस के रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 दैट इज रोटेशन रिटायरमेंट एंड सेक्शन नंबर 197 रेम्यूनरेशन, ये दोनों सेक्शंस लगते ही एक पब्लिक कंपनी पे है. इसका मतलब प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन मिल गई, लेकिन प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से नहीं मिली. इन सेक्शंस के अंदर ही वर्ड यूज करा गया है पब्लिक कंपनी. इसीलिए जब मैं बात करूंगा प्राइवेट कंपनी की एग्जेम्पशन की, तो यहां पे आपको सेक्शन 92 137 का कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्वेश्चन पूरा डाल देगा, एंड में लिख देगा 92 का कंप्लायंस नहीं हो रखा, और आप ये सेक्शंस लगाना स्टार्ट कर दोगे. नहीं लगाने, उनको जरूरत नहीं है इस कंप्लायंसी, बिकॉज एग्जेम्पशन डज नॉट कम फ्रॉम अ नोटिफिकेशन. जब मैं बात करता हूं पब्लिक कंपनी की, इट इंक्लूड्स एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है. क्यों? बिकॉज सेक्शन 2 क्लॉज 71. आई होप इट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. 2 क्लॉज 71 इज द डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी. ओके, लेट्स स्टार्ट अहेड. हमारे चैप्टर वाइज पॉइंट्स कवर करते हैं. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स 149(6) इन विच वी टॉक अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस. तो उसके अंदर जब D2 एंड D3 की मैं बात करता हूं रिलेटिव्स के बारे में, दैट इज इनडेटेड टू कैश और वो सारी बातें, एंड गारंटी एंड सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन, वहां पे क्वेरी आती है कि सर वो 50 लाख इक्वल है या मोर देन है. तो ध्यान रखना, सेकंड वाले में जो इनडेटेड की बात करते हैं हम, दैट इज मोर देन 50 lakhs, एंड थर्ड वाले में जिसमें मैं गारंटी सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन बात करता हूं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इंडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन बात करता हूं, वहां पे इट इज मोर देन इक्वल टू 50 lakhs. ठीक है, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज करा गया था फॉर मतलब इक्वल भी कवर हो जाएगा, और यहां पे वर्ड यूज करा गया है फॉर एक्सिस, इसका मतलब इक्वल टू 50 lakhs कवर नहीं है. ये एमसीक्यूज में बात पकड़ में आ सकती है. आगे बढ़ते हैं. रोटेशन रिटायरमेंट वाले पॉइंट में, आप जब रोटेशन रिटायरमेंट की कैलकुलेशन करते हो, कई बच्चे ये चीज गलती करते हैं, टोटल इंटू 2/3 इंटू 1/3 कैलकुलेटर पे धड़ाधड़ सॉल्व करते हैं एग्जाम के अंदर, और वो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ सकता है. गलत होगा नहीं, गलत आ सकता है. आपको क्या करना है पेपर में, टोटल इंटू 2/3 निकाल लेना है, एक फिगर आएगी, फिर इंटू 1/3 करना है. सर ये क्यों? क्योंकि भाई 2/3 और 1/3 के राउंडिंग ऑफ के रूल्स अलग है. 2/3 में आपको अपर राउंड ऑफ लेके जाना है, 1/3 में नियरेस्ट राउंड ऑफ लेके जाना है. एक और पॉइंट बता दूं, एग्जाम में आपके पूरे सिलेबस में नियरेस्ट राउंड ऑफ सिर्फ ये 1/3 रिटायरमेंट वाले में, सिर्फ 1/3 रिटायरमेंट वाले में. तो धड़ाधड़ टोटल इंटू 2/3 इंटू 1/3 मत करना. टोटल इंटू 2/3 अगर डेसिमल में आ रहा है, उसको अपर राउंड ऑफ करना, वो पूरी फिगर लेके आना, फिर इंटू 1/3 करना, वरना गलती हो सकती है. टोटल वाले में आपको 3 जनों को इंक्लूड नहीं करना. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर विच कैन बी फ्रॉम अ गवर्नमेंट और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड दे हैव बीन अंडर सेटअप अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद ओवरराइडिंग प्रोविजंस. ठीक है, जैसे LIC, जैसे SBI, जैसे HDFC ना, HDFC नहीं, जैसे कोई और प्राइवेट बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI ना, कोई भी नहीं. ये प्राइवेट बैंक का खुद का एक्ट नहीं होता है. देयर इज नो HDFC एक्ट, देयर इज नो कोटक महिंद्रा एक्ट, देयर इज नो ICICI एक्ट, बट देयर इज LIC एक्ट, देयर इज SBI एक्ट, जो ये चीज बोलते हैं कि भैया हमारे डायरेक्टर्स पे जो नॉमिनी वाले होंगे, वहां पे ये सब नहीं लगेगा, इंडिपेंडेंट रोटेशन रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट.
क्लियर है? आगे बढ़े। एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी आपको एक्सक्लूड करना है, इसके ऊपर आईसीएआई ने भी कंफर्म कर दिया था विद रिसेंट क्वेश्चन, मैंने क्लास में भी कराया, रिवीजन वीडियो में भी बताया। और बाकी सारे एसएसडी वगैरह वो सारे टोटल में आते हैं, उस चीज की गलती मत करना। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। अच्छा, कोरम के अंदर आपको एक डाउट रहता है, प्लीज ध्यान रखना, सबसे पहले आपको चेक करना है कोरम जब भी आएगा 174 सबसेक्शन 1, ठीक है, नॉर्मल तरीके से 1/3 2 विचेवर इज हायर वो चेक कर लेना। अगर 174 1 का कोरम लग गया मतलब पूरा हो गया तो सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, फिर आपको कुछ नहीं आगे करना है। नहीं होता तो चेक वेदर यू कैन हैव 174 3। 174 3 इज द बेनिफिट, और जब भी आपको कोई चीज बेनिफिट की तरह दी जाती है उसका एक एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया है। सो इट हैज इट्स ओन एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स मिनिमम 2/3 ऑफ टोटल है या नहीं है, मीटिंग के अंदर, टोटल नहीं, मीटिंग के अंदर चाहिए मुझे 2/3। अगर वो है देन यू गो फॉर द कोरम ऑफ 174 3, दैट इज मिनिमम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। दिस इज द स्टेप मेथड यू हैव टू फॉलो फॉर कोरम, ठीक है। तो 174 3 में गलती मत करना, 174 3 के रिस्पेक्ट में डाउट्स आते हैं। अच्छा, 179 3 डी ई एफ जो हम बात करते हैं, सर्टेन रिजोल्यूशंस टू बी टेकन एट अ बोर्ड मीटिंग, फिर बात होती है उसकी डेलीगेशन की, तो फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं, पूरा एनालिसिस नहीं बता रहा। ई और एफ इन विच वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स और वो सारी बातें, वो आपके डेलीगेट नहीं हो सकते ड्यू टू 186, क्योंकि वो बातें 186 में भी कवर करी गई है। एंड 186 कहता है यू रिक्वायर अ यूनैनिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, और यूबीआर मतलब एट बोर्ड मीटिंग। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, मैं 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर डी जो कि है बोरोइंग का, सिर्फ ये डेलीगेट कर सकता हूं। ई और एफ बोला जाता है लेकिन ड्यू टू 186 में डेलीगेट नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट्स देना, कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना, गारंटीज देना, ये सारी बातें मेरी नहीं हो सकती डेलीगेट। ओके, अच्छा, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, जिसमें हम लिमिट्स निकालते हैं बोरोइंग वगैरह की, उसके अंदर टेम्पररी लोन में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो मेरा टेम्पररी लोन होना चाहिए फ्रॉम द कंपनीज बैंकर्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन में डाल देंगे कि पैसा लिया है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम अनदर कंपनी, कंपनी से नहीं चलेगा, कंपनी के बैंकर होने चाहिए एंड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर मेरे कंपनी के बैंकर रोज के नहीं है, मतलब मैं उनसे डे टू डे डीलिंग नहीं रखता, तब भी वो टेम्पररी लोन में नहीं आएगा। एंड टेम्पररी लोन का मतलब है दो, या तो वो रीपेबल ऑन डिमांड है, चाहे वो 10 साल से रीपे ना हो रखे हो, प्लीज टेक दिस पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। इट इज पॉसिबल कि वो 10 साल से रीपे नहीं हो रखा लेकिन रीपेबल ऑन डिमांड है, आज वापस बोलूंगा रीपे करने के लिए तो मुझे आज वो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे को आज बैंक ने बोला वापस करना है तो फिर दैट विल आई विल हैव टू रीपे एंड इट विल बी अ टेम्पररी लोन फॉर मी। या फिर इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म लोन, जनरली 6 मंथ्स तक माना जाता है, अनलेस इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब अगर ये दोनों टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है फॉर मशीनरी और बिल्डिंग तो वो टेम्पररी लोन से बाहर हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? आगे 184(1) एंड 184(2 प्लीज ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक एक जनरल डिस्क्लोजर है, एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है। ये इंटरेस्ट जो बताना होता है 184(1) एंड 184(2, और दोनों अलग अलग है। 184(1) जनरल है, सबको देना है, चाहे एक शेयर होल्ड करता हूं। 184(2) स्पेसिफिक है, अगर कंडीशंस कंप्लाई हुई, मैं वहां का डायरेक्टर हूं, मैं मोर देन 2% होल्ड कर रहा हूं, तो ही 184(2) देना है। 184(1) दिया तो 184(2) से बच नहीं सकते, 184(2) दिया तो 184(1) से बच नहीं सकते, दोनों देना है आपको एज एप्लीकेबल। मतलब 184(1) तो लगेगा ही लगेगा, 184(2) लगेगा तो आपको देना है। ओके, अच्छा, आईसीआई रिलेटिव को इनडायरेक्ट में नहीं मानता, हमने इसके ऊपर बहुत सारा चर्चा कर रखी है, कंट्रोवर्सी भी है कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन आईसीआई ने रिलेटिव का, जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे, वाइफ का शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट या वाइफ की पार्टनरशिप पोजीशन को नहीं मानता इन द इनडायरेक्ट थिंग, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आना चाहिए, बट ये आईसीआई नहीं मानता, आप पेपर के लिए चीज फॉलो कर सकते हो। अच्छा, सेक्शन 188 का एक फ्रेम बता रहा हूं आपको, फ्रेमवर्क, इसके ऊपर मैं एक फोटो भी पोस्ट करूंगा, ठीक है, एक पिक भी पोस्ट करूंगा, दैट यू हैव टू सी इन द कम्युनिटी टैब। तो 188 के रिस्पेक्ट में आपको दो चीजें देखनी है। मेरी दो प्राइमरी कंडीशंस क्या है? सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन कवर होनी चाहिए फॉर 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए टू जी। सर इसका मतलब सारी ट्रांजैक्शन कवर्ड नहीं है? नहीं, सेल ऑफ गुड्स, परचेज, लीज, प्रॉपर्टी, अपॉइंटमेंट टू ऑफिस और प्लेस इन प्रॉफिट, वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको ध्यान है, तो वो ट्रांजैक्शन मेरी कवर होनी चाहिए उन लिस्ट के अंदर। एंड सेकंड, दैट ट्रांजैक्शन शुड बी विद रिलेटेड पार्टी, सेक्शन 2 क्लॉज 76। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती है तो सर 188 लगेगा। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट नहीं हो रही, मैं ध्यान रखना वर्ड बोल रहा हूं एंड, मतलब दोनों कंडीशंस, अगर दोनों में से मेरी एक भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो मेरे ऊपर 188 लगेगा ही नहीं, ठीक है। अगर 188 लगा फिर आप चेक करना, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, फिर आप वो वाली लिमिट्स भी चेक करो, 2.5 लाख के ऊपर है क्या, 1% ऑफ टर्नओवर, वो सारी लिमिट्स अगर वो पार हो रही है तो अलोंग विथ अदर कंप्लायंसेस आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए भी आपको यू मे हैव टू गो फॉर अ मेंबर्स ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन।
क्या बात क्लियर है? ये बेसिक फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वो डाल दूंगा इन द कम्युनिटी टैब एज वेल। अच्छा, 191 और 202 में बहुत कंफ्यूजन होती है, 2 पॉइंट्स ध्यान रख लेना। 191 में हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, 202 में मैनेजरियल पर्सन की बात कर रहे हैं, एमडी मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर। 191 में ट्रांसफरी जो होता है कंपनी या फिर कोई और बंदा, वो हमें पे कर रहा है। 202 में वो कंपनी जिसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है या होल टाइम डायरेक्टर है वो पे कर रही है। अच्छा, यूनाइटेड कह रहा हूं, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन वर्सेस नो वोट कास्ट अगेंस्ट इट, प्लीज इसके ऊपर कंफ्यूजन मत रखना। यूबीआर की बात कहां होती है? जब हम वोट रेजोल्यूशन में बात करते हैं, इसका मतलब अगर मेरे मीटिंग के अंदर आज 6 बंदे बैठे हैं तो 6 के 6 हां बोलने चाहिए। अगर एक ने एब्सटेन कर दिया तो भी ये यूबीआर नहीं होगा। जो मेरे सामने बैठा है सबके सब हां बोलेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूबीआर दैट वी टॉक अबाउट इन द बोर्ड मीटिंग्स। कहां यूबीआर चाहिए? एज पर कंपनीज एक्ट 2 जगह, 186 और थर्ड प्रोविजो टू 203 सबसेक्शन 3, याद है? मैनेजर रेम्युनरेशन, यस। और नो वोट कास्ट अगेंस्ट इट जो हम 162 में पढ़ते हैं, हालांकि ये मेंबर्स के रिस्पेक्ट में लगता है, बट इसका मतलब समझ लो कि अगर मेरे सामने 6 जने बैठे हैं मेंबर्स में, मेंबर्स में, बोर्ड में नहीं, 6 मेंबर्स बैठे हैं, तो एक एब्सटेन करे तब भी चल जाएगा, लेकिन बाकी 5 मुझे हाँ चाहिए। तो मुझे बस उसमें ध्यान देना है कि कोई वोट अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। सर एब्सटेन चल जाएगा लेकिन अगेंस्ट नहीं चलेगा। ये बात क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस है। मैनेजरियल रेम्युनरेशन में, अच्छा, 196 सबसेक्शन 3 में हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं। ऐसी बातें कुछ हम शेड्यूल 5 पार्ट नंबर 1 में भी पढ़ते हैं, पर ध्यान रखना अगर मैं पार्ट नंबर 1 शेड्यूल 5 में नॉन कंप्लाई करता हूं तो वो स्टिल मैनेजेबल है, मतलब काम चल सकता है सीजी अप्रूवल के साथ। लेकिन 196(3) में कहीं पे भी सीजी अप्रूवल नहीं है। तो अगर आप 196(3) के क्लॉजेस में फंस जाते हो तो इट इज नॉट मैनेजेबल, मतलब सीजी अप्रूवल वगैरह से काम नहीं चलेगा और आप मैनेजरियल पर्सन नहीं बन सकते। अच्छा, जो आपको लिमिट्स दे रखी है रेम्युनरेशन की 60, 84 व्हाटएवर इट इज, कहीं पे भी अगर आपका लेस देन ईयर की अपॉइंटमेंट है, जैसे मिड ईयर अपॉइंटमेंट है या सितंबर अक्टूबर, कहीं पे भी बीच में आया है वो, तो उसको प्रो राटा करना मत भूलना, ये बच्चे गलती करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मेरे पास आज एक एमडी है और एक होल टाइम डायरेक्टर है तो मैं उसको कितनी पेमेंट दे सकता हूं? क्या ये मैं 5 + 5 10 या फिर 7.5 + 2.5 10%, क्या ये दोनों ही चीजें सही है? आंसर इज नो, सिर्फ पहला वाला सही है। आपके दिमाग में आएगा सर इसमें भी तो टोटल 10% बना, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन जब मैंने इसका पूरा एनालिसिस नहीं करा रहा, सीधी सीधी बात बता रहा हूं, आप एक को मैक्सिमम 5 दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि उन दोनों बातों में जो 2 बातें लिखी गई है 5 और 10 की, उसके बीच में एंड दिया हुआ है, तो आपको दोनों का कंप्लायंस करना है। तो एनालिसिस में मत जाओ, बस ये चीज ध्यान रखना कि आप एक को मैक्सिमम 5 दे सकते हो, तो 5 + 5 10, ठीक है? 7.5 + 2.5 नहीं कर सकते, तो आपको टोटल का भी ध्यान रखना है 10% और इंडिविजुअल का 5%। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर, 202 में जब आप एवरेज, 202 इज अबाउट द कंपेंसेशन, तो सबसे पहले ध्यान रखना 202 की कंपेंसेशन आप सिर्फ मैनेजरियल पर्सन को दे सकते हो। पार्ट टाइम डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको नहीं दे सकते। उसमें भी सेकंड बात ध्यान रखना, एवरेज रेम्युनरेशन निकालने वाले हो 3 साल की, वो 3 साल आपको प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सीजिंग ऑफ देने हैं। जनरली गलती क्या होती है, आप पिछला पूरा साल ले लेते हो, इस साल में निकाला तो पिछले 3 साल आपने क्विकली ले लिए, इजी कैलकुलेशंस होती है। नहीं, आपको एग्जैक्ट डेट निकालनी पड़ेगी। हो सकता है वो आपसे मिड या फिर बीच की कोई डेट, जैसे 18 अक्टूबर ऐसी भी डेट डाल दे, तो आपको 17 अक्टूबर प्रीसीडिंग द सीजिंग डेट से आपको पिछले 3 साल लेने हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में ध्यान रखना 212 सबसेक्शन 6 लिंक्ड विद 447। एसएफआईओ जब आपको पकड़ रहा है फ्रॉड के लिए, एसएफआईओ जब आपको पकड़ रहा है फ्रॉड के लिए, दैट इज द ओनली ऑफेंस इन द कंपनीज एक्ट 2013 विच इज कॉग्निजेबल, मतलब नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल मतलब मिल ही नहीं सकती क्या? नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि आपको एज अ राइट नहीं मिलेगा, आपको उसके अंदर चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर सकता है, वो सारी बातें जो हम पढ़ते हैं। क्लियर? अच्छा, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल की मीनिंग आई होप क्लियर है। कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल। एक जगह नॉन है तो दूसरी जगह नहीं है, ये ट्रिक याद रख लेना। कॉग्निजेबल के आगे नॉन नहीं है तो बेलेबल के आगे लगा देना, ये लर्न कर लेना। और सर कॉग्निजेंस क्या होता है? दैट इज अ सेपरेट थिंग। कॉग्निजेंस मतलब टेकिंग अटेंशन ऑफ द मैटर। कोर्ट कहता है कि मैं कॉग्निजेंस तब लूंगा जब ये बंदा मेरे को कंप्लेंट फाइल करेगा। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दीज वर्ड्स। अच्छा, 218 में एक बहुत बड़ा इशू आता है कि सर अपील कौन फाइल कर रहा है, कौन नहीं कर सकता, एक ही बार में समझ लो। दिस टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज कि राइट टू अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर इज गिवन ओनली टू द एम्प्लॉयर नॉट टू द एम्प्लॉई। मतलब एम्प्लॉयर ने अगर बोला कि इस एम्प्लॉय को आप मत निकालो, तो जो एम्प्लॉयर है वो जा सकता है एनसीएलएटी के पास, एनसीएलएटी के पास मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। एम्प्लॉय नहीं जा सकता। मतलब अगर ट्रिब्यूनल ने बोला हाँ निकाल दो, हम अप्रूवल दे देते हैं, तो एम्प्लॉय को राइट नहीं दिया गया टू एनसीएलएटी के पास जाने के लिए। दूसरी चीज, अगर एनसीएलएटी भी कह देता है कि नहीं नहीं आप इस एम्प्लॉय को मत निकालो, तो एम्प्लॉयर उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता।
ठीक है, बट नो राइट टू अपील अगेंस्ट एनसीएलटीज ऑर्डर। और एम्प्लॉय के पास तो है ही नहीं ऑब्वियसली, उसको तो पहला ही राइट नहीं दिया हुआ। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना, हम जनरल एनसीएलटी और एनसीएलटी जब पढ़ते हैं उसके अंदर ये चीज लिखी गई है कि आप ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ, एपेलेट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। तो यहां पे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है, तो 218 में ध्यान रख लेना। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन सेक्शन 230 सबसेक्शन 6 वोटिंग क्राइटेरिया 3 रिक्वायरमेंट्स है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब ये मैं नंबर की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी पीपल नहीं बोल रहा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल बोल रहा हूं, तो मैं नंबर की बात कर रहा हूं। उनकी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम 3/4, चाहे वो क्रेडिटर है चाहे वो मेंबर है, उनकी वैल्यू होनी चाहिए 3/4। और थर्ड कंडीशन है आपको स्कीम का सैंक्शन मिलना बाय द ट्रिब्यूनल। ये तीनों बातें मेरी पूरी होनी चाहिए। 235 वर्सेस 236 में कोई कंफ्यूजन मत रखना। 235 में डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की शेयर्स को मैं छीनने वाला हूं अनलेस ट्रिब्यूनल मुझे कुछ और बोल दे। और 236 में ऐसा नहीं होने वाला है, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग होने वाली है, बट माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग के पास एक चॉइस है कि वो हाँ या ना बोले। तो 236 में छीना झपटी नहीं होने वाली है। कई जगह ये होती है ये बात कि सर 236 में भी छीना झपटी है, मतलब अगेंस्ट द विल लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा। 236 में आईसीआई ने ये चीज कंफर्म करी है कि उनको चॉइस दिया जाएगा और माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग से आप शेयर्स को छीन नहीं सकते। दे हैव द चॉइस टू से नो। क्लियर? अच्छा, 237 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करता है एमलगमेशन वगैरह इन पब्लिक इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर जो अपील की बात लिखी गई है दैट इज अगेंस्ट द कंपेंसेशन अमाउंट दैट अ क्रेडिटर में गेट और अ मेंबर में गेट इफ ही फील्स कि मेरा इंटरेस्ट या मेरा जो उसके अगेंस्ट पैसा ड्यू है या वॉट एवर इट इज उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो सीजी के इस एमलगमेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है, कंपेंसेशन के अगेंस्ट पॉसिबल है टू द ट्रिब्यूनल। ओके, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में ध्यान रखना कि एक मेंबर ही क्लेम कर सकता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एंड इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर। ये वर्ड्स आप भूल जाते हो पेपर में लिखना कि अगर मैं एक मेंबर हूं लेकिन मेरी बात हो रही है, मैं डायरेक्टर भी हूं कंपनी का और मेरी ऑपरेशन की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं कि मुझे डायरेक्टर की तरह क्यों निकाला, तो मैं इस चैप्टर में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं मेंबर तो हूं पर मेरी जो बात छेड़ रहा हूं, मैं इशू बोल रहा हूं, दैट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। तो ये चीजें मत लिखना। बाकी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में कुछ फेवरेट कीवर्ड्स है। द एक्ट कंप्लेंट ऑफ शुड बी हार्श, बर्डनसम, मेंबर होना चाहिए, इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर होना चाहिए, वो हर एक क्वेश्चन में लगते हैं, वही के वही आपको पेपर में लिख के आने। अच्छा, वाइंडिंग अप में ध्यान रखना, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज करते हैं ना, लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर्स, तो उसके अंदर छोटा सा डायग्राम मैंने बताया, उससे आपको एकदम हमेशा याद रहेंगी चीजें। आपको क्या देखना है, कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। क्या होती है कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप? जिस दिन आप पिटीशन फाइल करते हो उसका पिछला 1 साल देखना है, उसका पिछला 1 साल। अगर उसके पिछले 1 साल से पहले मैं हट चुका हूं एज अ मेंबर तो मेरी कोई लायबिलिटी है ही नहीं, 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट जीरो लायबिलिटी। लेकिन अगर लास्ट 1 साल में मैं सीज हुआ हूं तो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन नॉट फॉर फ्यूचर डेट्स। मतलब सिंपल, अगर मैं इस डेट को निकला हूं, कोई और पेन उठाओ यार फटाफट, अगर मैं इस डेट को निकला हूं, अगर मैं इस डेट को निकला हूं तो यहां के रिस्पेक्ट में मेरी लायबिलिटीज रहेंगी, यहां के रिस्पेक्ट में नहीं रहेंगी। ठीक है, फिर मेरे जाने के बाद वाली लायबिलिटीज नहीं रहेंगी। तो 1 साल से पहले सीज हो गया, जीरो लायबिलिटी, 1 साल में सीज हुआ, लायबिलिटी है बट रेस्ट्रिक्टेड टू द पास्ट डेट्स। ओके, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जब आप सेक्शन 379 लगाओगे एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, उससे पहले 379 में जो आप शेयर होल्डिंग वगैरह चेक करते हो उससे पहले प्लीज चेक एंड कंफर्म 2 क्लॉज 42। एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है और बच्चे गलती करेंगे कि फॉरेन कंपनी तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है, मतलब फॉरेन कंपनी तो बन ही नहीं रही है एज पर 2 क्लॉज 42, लेकिन 379 आप लगा दोगे, वो गलत हो जाएगा क्योंकि 379 में वो वर्ड यूज कर रहा है फॉरेन कंपनी। तो पहले फॉरेन कंपनी का एनालिसिस करना मत भूलना। आप सीधा 379 लगा दोगे और पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 क्लॉज 42 पहले एनालाइज नहीं हुआ है। ओके, अच्छा, 387, 388, 389, 390 जो हम प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन, वो सारी बातें करते हैं, आईडीआर, उन सब में फॉरेन कंपनी नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा उसमें बोला गया है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में हो या ना हो, तो वहां पे वर्ड ऑफ फॉरेन कंपनी नहीं लिख सकती। ठीक है, एनसीएलटी और एनसीएलटी में ध्यान रखना, सिंगल जुडिशियल मेंबर पॉसिबल है लेकिन सिंगल टेक्निकल मेंबर पॉसिबल नहीं है व्हेन ट्राइंग आउट द केसेस, सिंगल जुडिशियल मेंबर पॉसिबल है। अच्छा, एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बच्चों ने गलती करी थी और ये पेपर में आया था, 429 इट टॉक्स अबाउट पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक्सेट्रा। वहां पे जब हम उसकी हेल्प लेते हैं टू टेक ओवर द प्रॉपर्टी, वो हमें हेल्प करता है, वो सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ आईबीसी भी यूज किया जा सकता है। सर जल्दी से बताओ, इसका मतलब नहीं समझ आया।
क्वेश्चन आपको डाल देगा प्यार मोहब्बत से कि सर आईबीसी चल रहा है और वहां पे मुझे हेल्प लेनी पड़ रही है प्रॉपर्टी उठाने के लिए, तो मैं क्या करूं, और आपका पूरा दिमाग घूमेगा आईबीसी के अंदर, क्योंकि ऐसा कोई सेक्शन आपको याद ही नहीं आएगा, फिर आप उसको छोड़ के आओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अरे इसका हेल्प हमें कंपनीज एक्ट से लेना है, आईबीसी के अंदर इसका सोल्यूशन नहीं है, कंपनीज एक्ट में है कि मुझे 429 यूज करना है, जिसके अंदर मुझे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हेल्प करेगा टू टेक ओवर द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रोसीडिंग्स आईबीसी में चल रही है लेकिन हेल्प ली जा रही है कंपनीज एक्ट के द्वारा 429, तो ये चीज मत भूलना। मिसलेनियस प्रोविजंस में ध्यान रखना, नेम रिमूवल के लिए खुद से एप्लीकेशन जब फाइल होता है वो 248(2) में होता है, और उसके अंदर सेक्शन 8 कंपनी खुद से एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकती। सर क्यों? सेक्शन 8 लाइसेंस्ड कंपनी है, वो खुद से अपना नाम नहीं रिन्यू करा सकती है। ठीक है, 248(1) लग सकता है, मतलब आरओसी निकाल सकता है उसका नाम स्ट्राइक ऑफ, लेकिन वो खुद नहीं स्ट्राइक ऑफ करवा सकती एप्लीकेशन देके। अच्छा, सरकारी कंपनी 2 क्लॉज 45, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, एग्जाम्पल के द्वारा चलेंगे इसमें। यह है कंपनी ए, कंपनी ए की शेयर होल्डिंग है दिल्ली गवर्नमेंट 30%, सेंट्रल गवर्नमेंट 10% और एक गवर्नमेंट कंपनी 20%। तो क्या मैं इसका टोटल लूंगा 30 + 10 40 + 20 60, या मैं इसका टोटल मानूंगा 30 + 10 40 टू डिटरमिन द स्टेटस एज गवर्नमेंट कंपनी? आंसर है 40%, और इस केस में मैं बोलूंगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि 51% नहीं हुआ। सर 60 क्यों नहीं लिया आपने, गवर्नमेंट कंपनी क्यों नहीं कंसीडर करा? सरकारी कंपनी का शेयर इसके अंदर नहीं लेना होता है। बाद में एक बात लिखी गई है कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, तो सब्सिडियरी मतलब उसका खुद का शेयर मिनिमम 51% होना चाहिए। तो इफ इट इज मिनिमम 51% देन ओनली इट विल बी रेलिवेंट टू चेक द स्टेटस, अदरवाइज इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, मुझे शेयर होल्डिंग देखनी है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर ये 51% होता तो कंपनी ए मेरी गवर्नमेंट कंपनी हो जाती, इस केस में वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं इकोनॉमिक लॉस की तरफ? यस, आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक लॉस की तरफ। सेबी एक्ट में सेक्शन नंबर 6 विच टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑफिस, उसके अंदर 4 क्लॉजेस है, ए बी सी ई। सर आपने डी गलत लिख दिया है, डी ओमिटेड है। उसमें से जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड है वो सिर्फ ई क्लॉज में दी जाती है, इन विच वी टॉक अबाउट द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि उसको लगता है किसी मेंबर ने अपनी पोजीशन अब्यूज करी है। ए बी सी के अंदर कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड की बात नहीं लिखी गई है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके आईसीआई के मटेरियल में शायद ऐसा दिया गया है जिसके अंदर ये बहुत बड़ी क्वेरी आ रखी है। इफ यू वांट यू कैन टेक आउट 1 मिनट एंड चेक द बेयर एक्ट, आपको उसके अंदर दिख जाएगा कि सिर्फ ई के अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड, एंड दैट इज वेरी वेरी लॉजिकल, क्योंकि चारों में से ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ यही बनता है। तो जहां ओपिनियन बनता है उसका फर्ज बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इट शुड आस्क दैट पर्टिकुलर मेंबर कि भैया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड दे रहे, एक बार हमसे बात कर ले और बता दे कि क्या मेरा ओपिनियन ठीक है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 24B पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, उसके अंदर ध्यान देना कि पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट फर्स्ट सेबी शुड रिकमेंडेड। मतलब अगर सेबी ने रेकमेंड नहीं किया और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है नहीं मुझे इम्यूनिटी देनी है, तो इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। ओरिजिनेशन ऑफ दिस इम्यूनिटी इशू हैज टू कम फ्रॉम द बोर्ड। नेक्स्ट 28A के अंदर रिकवरी ऑफ अमाउंट्स की बात करी जाती है। प्लीज उसके अंदर एक लास्ट पॉइंट जो है प्रोविजो दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लूजन ऑफ अमाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन। मतलब अगर उस बंदे ने इन चारों जनों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, कौन? स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ एंड सन्स माइनर चाइल्ड, तो आपको उसके अंदर कैसे चीजें चेक करनी है, मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है कि आपको पहले चेक करना है क्या कि उसने जो ट्रांसफर किया है वेदर दैट ट्रांसफर वाज बिफोर द अमाउंट बिकेम ड्यू। अमाउंट बिकेम ड्यू मतलब उससे फाइन्स वगैरह लेने हैं, पेनल्टी लेनी है, जो भी उसके अंदर लिस्ट दे रखी है वो बंदे से लेनी है और उसकी रिकवरी करनी है। तो क्या वो अमाउंट ड्यू होने से पहले ट्रांसफर किया है? इसका मतलब दैट इज अ बोनाफाइड ट्रांसफर, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता भी मेरा अमाउंट ड्यू है, मेरे को देना है सरकार को कुछ या सेबी को कुछ, राइट। हेंस उस केस में तो आपको इंक्लूड नहीं करनी इन जनों को जो ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी। अगर उसके बाद ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब कुछ दाल में काला हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। तो अगर दिस अमाउंट्स हैव बीन, द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड आफ्टर दैट अमाउंट बिकेम ड्यू, देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ सेकंड क्वेश्चन कि वेदर इट वाज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। इफ इट इज यस, इट इज अगेन अ बोनाफाइड ट्रांजैक्शन। फिर इन जनों को जो प्रॉपर्टी दी आप उसको इंक्लूड मत करो, नहीं तो फिर आप इंक्लूड कर लो एंड 28A में रिकवरी में यूज करो। एफसीआर में 2-3 बातों का ध्यान रखना। गिफ्ट की जो एक लिमिट दे रखी है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में 1 लाख रुपए तक की, कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, पर्सनल यूज के लिए दिया, जिसकी वैल्यू इंडिया में 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं थी। किस दिन? डेट ऑफ गिफ्ट के दिन। वो चीज सिर्फ आर्टिकल के रिस्पेक्ट में, जैसे घड़ी वगैरह कुछ दे दी। अगर मुझे करेंसी दी, चाहे $1 या ₹1 की भी करेंसी दी, या फिर मुझे कोई सिक्योरिटी दी चाहे 0.5 रुपीज की भी बाहर से फॉरेन सोर्स के द्वारा, तो उस केस में ये चीज फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में 100% गिरेगी। ठीक है, तो ये लिमिट सिर्फ आर्टिकल पे है।
सेक्शन 3 एंड 4 में कुछ कंफ्यूजन होती है तो समझ लो भाई, सेक्शन 3 में कुछ बातें लिखी गई है कि इन जनों को हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से प्रोहिबिट कर रहे हैं। और सेक्शन 4 बात करता है, इट इज लिंक टू सेक्शन नंबर 3 जो कहता है कि इन सर्कमस्टांसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव या बिजनेस, उन केसेस में सेक्शन 3 वालों को हम बोल देंगे भाई अलाउड है तेरे को लेना। क्लियर। और उसके अंदर एक बात लिखी गई है विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव, रिलेटिव से अगर कोई पैसा आ रहा है तो आपको रूल नंबर 6 में इंटीमेशन देनी है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस चीज को ध्यान रखना भाई, ये रूल 6 जो है वो सबके लिए लगता है, वो सिर्फ सेक्शन 4 के लिए नहीं लगता है। वो जनरली लोग पढ़ाते वक्त, या मैंने भी पढ़ाते वक्त यही बताया होगा आपको कि रिलेटिव के नीचे आपको दिया होगा ये रूल नंबर 6, तो लोगों को लगता है ये सिर्फ सेक्शन 4 के लिए लगेगा। नहीं, ये जनरल है, ये रिलेटिव्स के रिस्पेक्ट में लगता है और हर एक बंदे पे लगेगा। ठीक है। रिलेटिव सेक्शन 4 में पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि वहां पे रिलेटिव की बात लिखी जाती है तो एक लिंक करके बताया जाता है। क्लियर। अच्छा, अगर मेरा एफसीआरए का सर्टिफिकेट सस्पेंड हुआ तो मैं कितना अमाउंट यूज कर सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ 25% तक यूज कर सकता हूं अनयूटिलाइज्ड का, वो भी आफ्टर सीजी अप्रूवल। कई लोगों को डाउट, ये जनरली ऐसे हम पढ़ते हैं तो इसलिए वो दिमाग में आ जाता है कि सर 25% तक बिना सीजी अप्रूवल, बचा हुआ 75% दैट इज 75% विद सीजी अप्रूवल। आंसर इज नो, यू कैन यूज अप टू 25% विद सीजी अप्रूवल, मोर देन 25 मतलब बैलेंस 75% ओनली आफ्टर योर सस्पेंशन इज रेवोकेटेड। मतलब आप सीजी अप्रूवल के साथ नहीं यूज कर सकते टिल द पॉइंट योर सर्टिफिकेट स्टैंड्स अंडर सस्पेंशन। अच्छा, सेक्शन नंबर 17 में जो हम रिसीट और उसकी बात करते हैं, एसबीआई का अकाउंट खुलवाना है न्यू दिल्ली में, तो ध्यान रखना रिसीट अकाउंट मतलब पैसा इसके अंदर आता है वो सिर्फ एक बनेगा जो हमारा डेजिग्नेटेड ब्रांच एसबीआई न्यू दिल्ली में बनता है। और यूटिलाइजेशन अकाउंट के लिए आप मोर देन 1 यूज कर सकते हो यूटिलाइजेशन के लिए, लेकिन पैसा रिसीव करना है जो, वो एक ही अकाउंट में होगा। और इन सारे अकाउंट्स में पैसा कौन सा घूमेगा? सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, घर का पैसा, सेविंग्स का पैसा, सैलरी, बिजनेस, वो सब आप इसके अंदर नहीं डाल सकते। क्लियर। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में टाइम लिमिट्स में इशू आते हैं, ध्यान से समझना। इसके अंदर थोड़े टाइम पहले, अभी वाले में नहीं, थोड़े टाइम पहले अमेंडमेंट आई थी। सेक्शन 23 में आपको टाइम लिमिट जब पूछा जाएगा कि भैया आर्बिट्रेशन की टाइम लिमिट क्या है, तो आपको देखना है वेदर इट इज अ केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अगर अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो टाइम लिमिट है विद इन 12 मंथ्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स अंडर सेक्शन 23। सर यहां पे डाउट आता है, प्लीडिंग क्या है, 23 क्या है? 23 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। प्लीडिंग मतलब मैं बोलूंगा मेरा सही, वो बोलेगा मेरा सही, मैं प्लीड कर रहा हूं, मैं अपनी बातें सामने रख रहा हूं इन फ्रंट ऑफ आर्बिट्रेटर। तो वो जिस दिन खत्म होगा उसके आगे विद इन 12 मंथ्स, उसके इसका भी एक 6 महीने का टाइम होता है, वो क्वेश्चन में मैंने करा रखा है, तो अभी इतना उसको अभी छोड़ दो। प्लीडिंग्स खत्म होने के बाद विद इन 12 मंथ्स आपको आर्बिट्रेशन खत्म करना है। और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में कोशिश करनी है खत्म करने की एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, एंड इंडीवर मतलब कोशिश करना टू डिस्पोज ऑफ विद इन 12 मंथ्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स अंडर 23। तो यहां पे मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, टाइम लग सकता है, अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, कंट्रीज इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। अच्छा, पीएमएलए में सेक्शन 5 के अथॉरिटीज में प्लीज गड़बड़ मत करना। जो डायरेक्टर है या जो ऑथराइज डायरेक्टर है उसको, उसका काम है प्रोविजनल अटैचमेंट करने का। उस अटैचमेंट को कंफर्म कौन करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और फाइनल कन्फिस्केशन, सर कन्फर्मेशन और कन्फिस्केशन में क्या फर्क है? कन्फिस्केशन मतलब उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे लेके आना, वो कौन करेगा? वो ऑर्डर आएगा बाय स्पेशल कोर्ट। तो तीनों अथॉरिटीज के 3 अलग अलग काम है, गलती मत करना। अच्छा, हर एक चैप्टर में जनरल पॉइंट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, लेकिन पीएमएलए में जो हाई कोर्ट की बात लिखी गई है सेक्शन 42 में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ भी अलाउड है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी अलाउड है। जनरली हाई कोर्ट, स्पेशल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अलाउड नहीं है किसी भी चैप्टर में एक्सेप्ट पीएमएलए, हाई कोर्ट में। क्लियर। अच्छा, फेमा में भाई पर्सन रेसिडेंट में कुछ टॉपिक्स भी हो सकता है आपको सिलेक्टेड कराऊं, बट उससे पहले समझ लो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले जब भी आप रेसिडेंट है या नहीं उसको एनालाइज करो, पहले पर्सन को जरूर डिफाइन कर देना, पर्सन को डिफाइन करना कि हाँ इंडिविजुअल इज अ पर्सन एज पर फेमा। फिर आप जब तक उसके मेन फीचर नहीं लगाओगे पर्सन का, उसके बिना आप रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कैसे कंक्लूड कर सकते हो? पेपर में आप लिखते नहीं हो ये पॉइंट, फिर आपके नंबर कटते हैं। ठीक है, तो पहले आपको पर्सन डिफाइन करना है, हाँ ये पर्सन है, फिर रेसिडेंसी के लिए आपको उसकी कंडीशंस चेक करनी है। ठीक है, इसका भी एक फ्लो चार्ट, इसका भी एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैं कम्युनिटी टैब पे डालने वाला हूं। उससे पहले यह चीज समझो कि आपको सबसे पहली कंडीशन चेक करनी है, क्या वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा। अगर इसका आंसर है यस, तो आप इसमें फर्दर एनालिसिस करोगे। अगर नहीं तो कुछ आगे एनालाइज नहीं करना,
कुछ एनालाइज नहीं करना है, सीधा PROI, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज से ज्यादा मेरा नहीं है, तो मेरा नीचे का जो हम पूरा फ्लो चार्ट पढ़ते हैं उसमें एनालिसिस नहीं होएगा। अगर है तो फिर आप चेक करो इसके अंदर दो बातें। सर क्या बातें थी, एक बार क्विकली थोड़ा सा बता दो। अगर मैं इंडियन हूं, मैं पिछले साल पूरे टाइम मोर देन 182 डेज रहा हूं इन इंडिया, और मैं इस साल जा रहा हूं बिजनेस या वोकेशन या एम्प्लॉयमेंट या अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो मैं PROI बन जाऊंगा। और किस दिन से बनूंगा, जिस दिन मेरी इंडिया से फ्लाइट बाहर जा रही है। क्लियर? पूरे साल का स्टेटस नहीं होता है, डेट वाइज होता है, तो उसके एक दिन पहले तक मैं PRII माना जाऊंगा, जिस दिन मेरी फ्लाइट होगी उस दिन मैं PROI माना जाऊंगा। और इसी तरीके से उल्टा, लेट्स से मिस्टर डेविड है, लेट्स से मिस्टर डेविड है, वो इस साल, मतलब हम इस साल की बात कर रहे हैं, और वो पिछले साल लेट्स से 184 डेज रहा है, तो मैं क्या बोल दूं कि ये 100% PR आया है? नहीं। अगर वो पिछली बार मोर देन 182 डेज रहा है तो एनालिसिस करो कि क्या वो इस साल बिजनेस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनसर्टन के लिए आया। अगर इसका आंसर है यस वो आया, तो फिर हम बोलेंगे वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। नहीं है तो फिर वो स्टिल PROI कंटिन्यू करेगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो मोर देन 182 डेज रहा है। सर क्योंकि ये पूरा फ्लो चार्ट में यही एनालिसिस निकलता है। क्लियर है? इस चीज में जरा सा भी डाउट हो तो यार एक बार वीडियो देख लेना प्लीज, फेमा की मैंने डाल रखी है रिवीजन वीडियो, प्लीज उसको देख लेना। ठीक है? अच्छा, IBC में बस एक बात का ध्यान रखना, सेक्शन 53 में जो वाटरफॉल मैकेनिज्म पढ़ते हैं, वहां पे सबसेक्शन 1 क्लॉज F में एक बात लिखी गई है, एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज। ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं डालना। सर क्या आता है इसके अंदर? फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉइज की पेमेंट दे रहे हो 12 महीने की, वर्कमैन की पेमेंट कर रहे हो 24 महीने की, तो वो सारे जो कट ऑफ पीरियड के बाद वाले, लेट्स से मैं एम्प्लॉय के 12 महीने के देता हूं, ठीक है, और मेरे एक्चुअल में ड्यूज है 16 महीने के, तो मेरे ये जो 4 महीने के ड्यूज है ना, वो यहां पे आ जाएंगे एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज में, एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज में। तो वो हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन ऊपर वाली सही कर लेते हैं, और ये जो बचा हुआ अमाउंट है वो यहां पे डालना भूल जाते हैं। इसके बाद फिर आप शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना, प्रेफरेंस इक्विटी, जैसे भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो प्लीज ये गलती मत करना। ठीक है? दीज वर द पॉइंट्स आई वांटेड टू स्ट्रेस अपॉन। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ स्ट्रेस नहीं देना था। ये आई नो आपको लगेगा कि सर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं डिस्कस करे, मैंने सबसे ज्यादा गलतियों वाले, सबसे ज्यादा डाउट्स वाले, सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, हार्डली 25-30 मिनट्स। तो इससे आपको एक थोड़ा सा ग्रिप आ जाएगा कंसेप्ट के ऊपर, हाँ यार ये गलतियां नहीं करनी है। क्लियर? तो बस नथिंग एल्स, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय।